नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय कोई पॉलिटिकल नहीं है और चूँकि डॉक्टर साहब के साथ रोज़ाना बातें होती हैं और अलग अलग विषय होते हैं, लेकिन आज का जो विषय है ये हम सब से जुड़ा हुआ है और हम सब की युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सबके घरों में बच्चे हैं, किशोर हैं और ये मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है। और इस पर बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि बात नहीं करेंगे तो समाधान नहीं मिलेगा। एक तो जब मैंने पीछे काफ़ी पेरेंटिंग सीरीज़ की थी, अमित डागर सर से भी बात की थी और सत्यवान सांगवान से भी बात की थी और बहुत सारे लोगों से पेरेंटिंग को लेकर बात की थी, तो उनमें एक चीज़ ये निकल के आई कि बच्चों में आजकल गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है और इसके अलावा बच्चे अपने पेरेंट्स का कहा नहीं मान रहे। और जो सबसे बड़ी जो चिंता की बात, वो बच्चों में हिंसा जो आ रही है। ऐसा नहीं कि ये नई आई है, लेकिन संख्या अब ज़्यादा हो गई है। अभी आपने देखा होगा कि कैथलिया के आसपास जो छात्र हैं, उन्होंने अपने 11वीं 12वीं के बच्चों ने मिलकर एक बच्चे को इस दुनिया से, अब वो नहीं है बच्चा। हिसार में बेंच के ऊपर झगड़ा हुआ था और दादा की वो बंदूक लेके आया और आप सबने पढ़ लिख लिया होगा, देख लिया होगा। तो चिंता एक वाजिब है कि बच्चों में ये जो हिंसा की प्रवृत्ति है और वो भी ऐसी कि वो एक दूसरे की जान लेने पे उतारू हो जाए, इसका समाधान क्या है और ये पीढ़ी कैसे बदल रही है। तो इस पे त्यागी जी और हम तो बात करेंगे ही करेंगे। आप भी ज़रूर बताएं, आप अपने व्यक्तिगत अनुभव ज़रूर बताएं कि क्या बच्चे आपके शांत रहते हैं या उनमें चिड़चिड़ापन या गुस्सा बढ़ गया है, क्या वो आपकी बात मानते हैं, या आपका इस तरीके से का कोई एक्सपीरियंस हो, या ये हिंसा कैसे रोकी जा सकती है, इस पे आपका कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करके उसको बताना। त्यागी जी, हर व्यक्ति बचपन से गुजरा है और जितना मैंने अपना बचपन देखा है, गुस्सा तो माँ बाप से हो जाते थे हम, गुस्सा और लड़ाई क्लासमेट से भी हो जाती थी, लेकिन उसका इस तरह नुकसान कर दें ये कभी मन में नहीं आए, ख्यालात में भी नहीं थे। लेकिन आजकल लग रहा है कि ये चीज़ मतलब इसकी दीवारें गिर चुकी हैं। तो क्या कारण, आप क्योंकि आप चूँकि सारा दिन आप भी लोगों से ही मिलते जुलते हैं, तो क्या कारण है इसके? देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि इस तरह की जो बाल हिंसा है, एडोलसेंस क्राइम वायलेंस, ये समाज के किस हिस्से में है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको या वहाँ के स्कूलों में अभी उतनी स्थिति नहीं है, शायद इस तरह के केसेस कम मिलते हैं। ये मिलते हैं बहुत ही जो एलीट स्कूल्स वगैरह हैं जहाँ पे, और वहाँ इस तरह की घटनाएं बहुत मिलती हैं। और ये गंभीर विषय इसलिए है कि इसकी लगातार संख्या इन चीज़ों की बढ़ती जा रही है। हमारे वक्त में हमने कभी सुना भी नहीं था कि बाल सुधार गृह भी कोई चीज़ होती है। हाँ, और भरे पड़े हैं जी वहाँ पे। तो 70-80 के दशक की अगर मैं तुलना करूँ, जो हमारा बचपन तो 60 के उत्तरार्ध वाला है, तो उस समय सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो जॉइंट फैमिली थी, हमारा संयुक्त परिवार था, उसमें वेंटिलेट करने की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे जी। यानी कि जहाँ आपके पिता हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, आमतौर पर ये परिवार था, माँ है, चाची है, ताई है। आप ये देखिए एक संतुलन बना होता था, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन है। अब परिवार के किसी सदस्य को ये नहीं लगता था कि ये स्पेशल चाइल्ड है ना। और एक अथॉरिटी को, अगर कोई मान लीजिए मेरे पिताजी हैं और उनकी कोई अथॉरिटी है, वो मुझे डांट रहे हैं, तो मुझे ये पता रहता था कि अगर इनकी गलत बात है तो मेरे ताऊ जी उसमें हस्तक्षेप करके मेरे पिताजी को भी डांट देंगे, या मेरे पिताजी मेरे ताऊ जी को डांटने के लिए उनके फादर भी हैं। यही क्रम अपने महिला वर्ग में है, दादी है, ताई, चाची। चेक कई होते थे, तो कई तरह के चेक्स थे और बच्चा ये महसूस करता था कि वो हमेशा गलत नहीं है ना। तो उसको कोई परिवार का सदस्य ऐसे मिल जाता था समझाने वाला कि बेटा तुम्हारी गलती इतनी नहीं है, ठीक है। तो वो जो आवरण था, जो एक सुरक्षा तंत्र था बच्चे के विकसित होने का सही वो टूट गया। इसीलिए मैंने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में आपको, चूँकि वहाँ फैमिली बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर हो गई हैं, मियाँ बीबी हैं और बच्चे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें घटनाएं बहुत। आज भी गांव में आप ये देखिएगा कि बेशक परिवार न्यूक्लियर हो रहे हों, उतने तो नहीं है, लेकिन एक गांव का अपना एक तंत्र होता है वहाँ पे संभालने वाला जी, है ना। लेकिन शहरों में आते जैसे ही हमारा अर्बनाइजेशन हुआ, ये तमाम चीज़ें
टूटती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। नंबर 2 बड़ा कारण जो मैं महसूस करता हूँ कि हम पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को। न्यूक्लियर फैमिली में मतलब ये है कि एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो उनकी हर ज़रूरत को हम जायज़ नाजायज़ को पूरा करते हैं। शुरुआत में बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन हम उसे जैसे जैसे वो बड़ा होगा तरह तरह के खिलौने लाने, दुनिया भर की उसको चॉकलेट्स ला रहे हैं, ये चीज़ें ला रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया पहनने के लिए दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो उसको बच्चे के साइकोलॉजी में ये चीज़ आ जाती है कि मैं कोई एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हूँ। और फिर भी अभी भी बहुत पढ़ाई लिखाई के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, लड़के लड़की का फ़र्क है, तो सो कॉल्ड अभिजातीय वर्ग में भी है इस तरह का। और एक सिबलिंग राइवलरी एक चीज़ होती है कि सहोदर प्रतिस्पर्धा जैसे बोलते हैं कि बच्चा अगर लड़का है तो वो अपनी बहन से प्रतिस्पर्धा रखता है या छोटे भाई से प्रतिस्पर्धा रखता है, और ये सारी चीज़ें वो अनजाने में करता है, उसको नहीं पता। ये ड्यूटी किसकी है? बच्चों के मनोविज्ञान को समझना और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, ये जिम्मेवारी माता पिता की है। उनके पास समय नहीं है, या वो समय देना नहीं चाह रहे, या उनकी प्राथमिकता में वो बच्चे नहीं हैं। तो जैसे पूरी सीरीज आपने की थी ना पेरेंटिंग की, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी कि बच्चों को कैसे पाला जाए। ये शिक्षा हमारे देश में अभी भी इसका बहुत बड़ा अभाव है। एक आपने देखा होगा आरुषि हत्याकांड हुआ था, बड़ा मशहूर जी, और उसके पेरेंट्स बहुत अमीर लोग थे और वेल ऑफ थे, और उस बच्ची के साथ क्या हुआ सारा का सारा। एक घटना मुझे याद आती है अभी कुछ वर्ष पहले की, कि एक बच्चे ने बहादुरगढ़ में, कस्बा ही है बहादुरगढ़, तो बड़ा शहर भी नहीं है, वहाँ रिवॉल्वर वगैरह लेकर आया और अपने टीचर की उसने गोली मार दी थी। एक गुड़गांव की बहुत फेमस घटना है, बहुत इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे ने ही बच्चे को। तो एक जो मोटी मोटी चीज़ अभी तक हमने जो डिस्कस की है, एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटना, फैमिली का न्यूक्लियर होना, पेरेंटिंग का अभाव होना, बच्चों को कैसे पालना उस चीज़ की उनको समझना होना, और उनको ओवर पैम्परिंग करना। ये ऐसे कुछ कारण हैं जो बच्चों के अंदर एक अलग तरह की प्रवृत्ति उनमें आती है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और जो मैंने कह दिया वो पूरा किया जाना चाहिए हर हालत में, और इसी परवरिश को, इसी माइंडसेट को लेकर वो स्कूल में जाते हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है सर कि जैसे बच्चों में झगड़ा हुआ, तो झगड़े तो सबके होते हैं, तो वो घर पे शेयर किया करते थे। अब इसका मतलब ये है कि बच्चों ने पेरेंट्स के साथ शेयर करना बंद कर दिया है चीज़ें ना, और घर पे अगर मान लो 3 मेंबर हैं तो तीनों खाली टाइम में फ़ोन पे लगे रहते हैं सर, वो शेयरिंग कनेक्टिविटी टूट गई जी बच्चों में। तो अब दूसरा बड़ा कारण आपको सबको पता है कि जो मोबाइल की दुनिया हमारे पास आ गई, जो फिल्मों का प्रभाव है, और जो इस तरह के बच्चों की एक्सेस बहुत ज़्यादा आ गई, OTT पे आ गई, यूट्यूब पे देखते हैं वो, और वहाँ दिखाया जा रहा है कि हर समस्या का समाधान वायलेंस है ना। जैसे हमारे बचपन में भी हमने देखा, जब हमारी युवावस्था थी तो फिल्मों का बहुत प्रभाव हम लोगों पर पड़ता था। हालांकि वो दौर उतना सक्रिय नहीं था तकनीकी रूप से, लेकिन कुछ चीज़ें आपके चाहते ना चाहते आपके व्यक्तित्व में समाहित होती चली जाती हैं। तो बच्चों का ये जो एक्सपोजर हुआ इस तरीके का, इसका भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, और उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। देखिए, जो बाप रात दिन मोबाइल पे लगा हुआ है, वो अपने बच्चे को क्या तरीका उसके पास मना करने का? बच्चा उल्टा पूछ भी सकता है कि आप क्यों कर रहे हो, अभी मैं उसकी क्वेरी को कोई वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। कर रहे हैं नहीं, वो पूछ ही रहा है कि आप भी तो देख रहे हो। हाँ, तो माँ बाप ये समझते हैं कि हमने उनकी फिजिकल नीड्स पूरी कर दी, जो उनको चीज़ें चाहिए थी वो हमने दे दी, बढ़िया से बढ़िया दे दी, और हमारी ड्यूटी ख़त्म होगी। हम ये नहीं देखते कि भाई उसकी, अब जैसे पेरेंट्स को बुला के मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, मुझे नहीं लगता उसमें इस तरह की चीज़ें डिस्कस होती होंगी। मम्मी आ जाती हैं जी ज़्यादातर उसमें। हाँ। उनकी भी यही शिकायत रहती है जी, मेरे जैसे मैं PTM में जाता हूँ, हाँ, तो मैं अक्सर दूसरे बच्चों के जो फादर मदर आए होते हैं उनको सुनता हूँ। हाँ। तो मोस्टली लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे हमारी बात ही नहीं मानता ये तो। हाँ। तो हमने क्या इस जनरेशन ने पूरी को अपने बच्चों को एक कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया है कि एक फिज़िकल प्रोडक्ट है, इसमें हम इतना निवेश करेंगे तो आगे जाके हमें बहुत रिटर्न मिलेंगे, और ये हमारे भविष्य को और अपने भविष्य को बिल्कुल सुखद और सुरक्षित बना देगा। इस बात की कोई गारंटी है नहीं रत्ती भर भी। आपको ऐसी बहुत घटनाएं मिली होंगी, मुझे बहुत टीचर्स ये बताते हैं कि जी हमने बच्चे को डांट दिया तो उसके माँ बाप हम पे लड़ने आ गए, मुकदमे दर्ज करा दिए कि आपने बच्चे को डांटा क्यों। तो ये जो ये ओवर पैम्परिंग है इस तरह की, कि आप बच्चे की गलत चीज़ों को इग्नोर करके टीचर्स पे ही हमलावर हो रहे हैं। कितने टीचर्स के खिलाफ मुकदमे जा रहे हैं, और ये हो रहा है कि जो नवोरिश सेक्शन है ना हमारे समाज का, नवोदित जो अभी अमीर हुआ है,
20-30 वर्षों की जिनकी कहानी है, उनको ये लग रहा है कि हर समस्या का समाधान हम अपने आर्थिक संसाधनों से कर सकते हैं। तो अगर किसी टीचर को उसके मतलब बच्चे के पेरेंट्स आके उसके सामने डांटते हैं तो उसका हौसला और बढ़ता है कि भाई मेरे पेरेंट्स तो जो हैं वो मेरे साथ हैं। तो हर जाने अनजाने में हम बच्चों के लिए इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि उन पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और वो जो पूरा एक्सपोजर उनका है वहाँ उनके लिए बड़ा आसान हो गया। वो देखते हैं कि ये अर्थ निकला इसका, और हमारे पास हम फिजिकल वायलेंस करें तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो समाज की भी इसमें कहीं विफलता है, पारिवारिक विफलता भी है, और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी शिक्षा नीति वगैरह है उनमें भी बड़ा फ़र्क है। अब आप ये देखिए कि इतने दादा ये बाबा जो प्रवचन करते फिर इनमें कहीं बच्चों के लिए जगह है ना? नहीं है जी। ये हमारे पास एक ऐसा तंत्र है तो मुख्यमंत्री और गवर्नर के लिए जगह है। देखिए आप हों या कोई पेरेंटिंग का एक्सपर्ट हो, उसके लिए 100 बच्चे भी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। 100 पेरेंट्स ये बात पसंद ही नहीं आएंगे। लेकिन हमारे पास धार्मिक लोगों का एक तंत्र है, अगर वो अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करें, और पेरेंट्स ही आते हैं उनके पास में और उनको ये समझाएं कि पेरेंटिंग क्या है, या वो अपने साथ में तो एक सजेशन दे रहा हूँ कि वो अपने जब मान लिया 10 दिन आपके 6 दिन आपका चल रहा है गीता का, भगवत गीता का प्रवचन, उस समय वो आधा घंटा पेरेंटिंग के गुरुज को वहाँ के लेके उनकी बात करें कि भाई ये आए हैं और इनकी बात सुनो। तो एक इसी सेक्शन में सबसे ज़्यादा बीमारी ये बता दूं मैं आपको, अर्बन है और जो रिलीजियस माइंडेड है ना, और वो खुद भी परेशान उस चीज़ों से। तो अगर इसका कोई समाधान इस तरीके से निकालें, वैसे तो कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे ये धार्मिक लोग हमारे यहाँ, सिवा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई कोलैबोरेशन करके इस तरह का कोई कोर्सेज निकालें, प्रावधान करें, बातचीत करें, तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है सर, जैसे मेरी रोज़ाना मेरे पिताजी से बात होती है, और जो दिन में जो कुछ भी आया हम एक सम अप कर लेते हैं रोज़। लेकिन अब दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही कि बच्चा और खासकर पिता, उन दोनों के बीच में संवाद ही नहीं हो रहा। अभी एक मित्र का फ़ोन आया मेरे पास पेरेंटिंग सीरीज़ देख के कि जी मैं बच्चे से बात, मेरा बच्चा मेरे से बात ही नहीं करता। मैं तो उसको कहता हूँ आज बात कर ले। मैंने कहा ये संवाद का जो सिलसिला है आपका टूटा कब? बोले टूटा कोरोना में। कोरोना आया तो ये इसको मोबाइल दिला दिया, उसके बाद से टूटा हुआ है। मैंने कहा कोई आप मिल बैठ के आराम से बातचीत से समाधान निकलेगा। आप लोग बैठ के तय करिए कि हम 1 घंटा बिना फ़ोन के रहेंगे। बोले हमारे लिए तो ये पॉसिबल है, बच्चे के लिए नहीं है। मैंने कहा आपने बात की इस बारे में? बोले बात तो नहीं की। मैंने करके देखो, हो सकता है बच्चा मान जाए। दूसरा, आपने लास्ट टाइम अपने बच्चे को गले कब लगाया था? बोले जी गले तो मैंने लगाए 7-8 साल हो गए। तो मैंने कहा उसको एक बार गले से तो लगाइए, उसको देख लीजिए, पूछ लीजिए बेटा सब ठीक चल रहा है क्या। 1 दिन बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, लेकिन आप उससे रोज़ाना शाम को पूछने की आदत डालिए कि दिन कैसा रहा तुम्हारा। अच्छी बातें पूछ लीजिए। तो संवाद ही नहीं हो रहा सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अभी जो हिसार वाली घटना है, अगर इन बच्चों में से किसी को भी इन्होंने घर शेयर की होती है बात, तो समाधान हो जाता सर। अब देखिए ना कि एक्सपर्ट ही बताएगा ना कि पेरेंट्स कैसे बच्चों से कम्युनिकेट करें, उनको तो पता नहीं। उनको पता अब ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चा नहीं खुल रहा है, उनके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, या उनके इनिशिएटिव को वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो यहाँ पेरेंटिंग एक्सपर्ट उनको बताएगा कि कैसे उन चीज़ों को इसको पार पाना। देखिए संवाद आज के युग की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं आपको अपना व्यक्तिगत मामला बताऊँ कि पूरे होशो हवास में मैंने अपने पिताजी के साथ 55 वर्ष गुजारे हैं जी, और 55 मिनट का भी संवाद नहीं है। नहीं हो पाया। 55 मिनट बात नहीं करी होगी 55 सालों में, लेकिन एक मूक संवाद था। उनकी देह भाषा, उनकी आंखों की भाषा मैं समझता था, वो हम समझते थे। हक करने का कोई हमारे यहाँ कल्चर ही कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उस कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारी पीढ़ी सामाजिक लिहाज से, पारिवारिक लिहाज से सबसे अच्छी थी। हमारे सामने ये समस्या नहीं थी। छोटी मोटी गलती करती, बच्चे ने गाली वाली दे दी, किसी साथी को पीट दिया, तो वो एक पार्ट था उसका। लेकिन अब तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत हो गई हैं कि अब पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी कहते हैं जी मिल के उनसे बातचीत करो, बच्चा तैयार नहीं होता। तो पहले तो बच्चे के मन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम पेरेंट्स की है, बच्चे को प्रॉब्लम मान के मत चलिए। अब उसको आप कैसे डील करेंगे ये आपके कौशल पर निर्भर करता है, और वो कौशल कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लोग जो हैं इस मामले में, ये जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं। सबसे बड़ी जो एक चुनौती और है सर,
अब चुनौती ये नहीं है कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे या नहीं होंगे, जीवन में पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, ये चुनौती तो बहुत बाद की है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या हमारे बच्चे ठीक ठाक से बड़े होंगे, क्या वो जीवन में नशा नहीं करेंगे। अभी मैंने देखा एक बच्चा, बहुत ही होनहार बच्चा, वो IIT में पहुंचा सर तैयारी करके, और IIT में वो इंजेक्शन लगाने लग गया दूसरे बच्चों की सोबत में आके, लड़कों की, और पिछले साल उसकी डेथ हो गई सर। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा। तो वो अगर उस तरीके से हम पीढ़ी को तैयार करेंगे तो वो चाहे IIT चला जाओ, फ़ायदा ही नहीं है जी कोई भी। इससे बेहतर तो ये है कि वो चाहे काम थोड़ा निचले स्तर का कर ले या ज़रूरत का कर ले, लेकिन पेरेंट्स और अपना जीवन तो ठीक चला ले। अब नशे तो रोज नशा बढ़ रहा है सर, बच्चों को चुनौती हो गया है नशे से बचाना। ये लगातार बढ़ेगा। और जो बहुत सो कॉल्ड आपके ये जो नैनीताल के स्कूल, देहरादून के स्कूल, और ये यहाँ तो स्कूल है, खुलेआम हो रहा है, यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति है। और एक नई चीज़ जो डेवलप हो रही है, जो आपके मीडिया का भी प्रभाव है, कि आजकल स्कूल डेज में अफेयर चलने लगे, उनको पता ही नहीं, फ्रेंडशिप हो रही हैं, और फ्रेंडशिप की वो भी 6ठी 7वीं 8वीं में। वही मैं कह रहा हूँ, इनकी सीमाएं नहीं पता। मैं जहाँ रहता हूँ और रोहतक में, मतलब जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, वहाँ छोटे छोटे बच्चे 10-10, 11-11, 12-12 साल के, वो एक्टिवा लेके घूमते हैं पूरी स्पीड से, 2-2, 3-3 बच्चे। और उनकी भाषा आप देख लो, मुझे सुनने का अवसर मिला कई बार कि इतनी गंदी भाषा वो बोलते हैं, गालियाँ देते हैं एक दूसरे से, और किस तरह का वो व्यवहार करते हैं, उसकी शर्म आ जाती है उन चीज़ों को देख के। और आप देखिए कि वो समाज के बहुत समृद्ध तबके से आते हैं, लेकिन उनके माँ बाप को चिंता नहीं इस बात की। वो ये नहीं देखते कि बच्चा हमारा जा रहा तो हम उसके पीछे चले जाएं, देख लें उसको। मुझे धर्मेंद्र जी, आपको पता है 9th क्लास में, मैं बात बता रहा हूँ आपको 72 की, मैं ट्यूशन पे जाता था। मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे, हमारा एक बैच छूटना था और हम वहाँ खेल रहे थे जी, आके मेरी वहाँ पिटाई करी। ये भी नहीं पूछा कि गलती क्या है, अभी क्लास तेरी शुरू नहीं हुई, क्या है, वहीं पे हमें ठोक दिया अच्छी तरह। क्यों? अच्छा, वैसे ही बाहर क्यों खड़े हो है ना। चांदपुर कस्बा, वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो हमें ये पता था कि हमें डर रहता था पिताजी आ सकते हैं, पीट भी सकते हैं, ये सब एक्सपेक्टेड था, सारा का सारा व्यवहार। हमें इसमें कुछ अजीब नहीं लगता था। और अपने साथ ही नहीं, जो मेरा दोस्त जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ, उनके पेरेंट्स भी पीट सकते हैं आके। तो पीटना उठना उस समय हमको बुरी बात नहीं मानते थे, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ था। तो ये जो निगरानी बच्चों पर रखनी होती है, और निगरानी ये नहीं कि आपने कैमरे लगवा दी, उसमें निगरानी में प्रेम का तत्व सबसे प्रभावी होना चाहिए। प्यार से ही आप बच्चों को डील कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और आपके पास हथियार केवल एक ये है, वायलेंस है। चूँकि आप घर पे भी अपने उसकी माँ से जब बात करते हैं बच्चे की, तब भी आपका जो टोन और टेनर है वो आप देखने किस तरह का होता है। लगता है आदमी को कि मैं बहुत सभ्य ढंग से बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चे उन सारी चीज़ों को बड़े ढंग से ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मेरा बाप मेरी माँ के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, तो उसके अंदर एक विद्रोही तत्व पैदा हो जाता है बाप के प्रति। ये रिश्तों के बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं। या बाप जो है वो माँ की पिटाई कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, या पत्नी जो है वो पति के साथ पेश नहीं आ रही, और वो बच्चा बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करता है। बहुत आपको सिंपल बातें होती हूँ, आजकल बड़ा मशहूर है कि जब इसमें आपके जो रील्स वगैरह में भी आती हैं कि वो कहता है कि मम्मी बुआ आ गई, तो उसका चेहरा उतर जाता है ना। तो इन रिश्तों की चीज़ों पहले बुआ आने पे खुशियाँ आती थी घर पे, खुशियाँ। तो अब ना मौसी वाला हिस्सा जिंदगी का एक है, बुआ वाला अलग है। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, और वो बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन वो सब समझ रहा है कहाँ क्या हो रहा है। तो आपने भेद करने की कला उसको सिखा दी, है ना। और कुछ तो इस लेवल पे है कि बच्चे को बाप पैसे दे रहा है कि तो अपनी मम्मी की निगरानी करना है, और माँ पैसे दे रही कि बाप पे ध्यान रखना। तो ऐसा पारिवारिक ढांचा ऐसा हो गया, और मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज में ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं इस पे, और लेकिन शोध किए जाने की और काम करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पेरेंटिंग एक चुनौतीपूर्ण काम है जी, पहले की तरह नहीं रह गया। पहले तो कहते थे एक बच्चे को पूरा गांव पालता है, बिल्कुल, है ना। एक बच्चा पेरेंट्स नहीं पालते, पूरा गांव पालता था जी उसको। लेकिन अब ये कड़ी टूट गई है। अब मोहल्ले में अगर 10 बच्चे हैं तो वो 10 बच्चे उनके पेरेंट्स ही पाल रहे, कोई और थोड़ी उस पे ध्यान। सामूहिक होता था। हमारी जनरेशन में हमें किसी भी बरादरी का कोई भी बड़ा आदमी कब डांट दे, कब थप्पड़ लगा दे,
पता नहीं। उसका कोई बुरा नहीं मानता था उन चीज़ों का। लेकिन आज तो मैं कह रहा हूँ कि अगर टीचर ने भी डांट दिया तो पेरेंट्स उस पर मुकदमा तक कराने के लिए तैयार है, दूसरा उसकी नौकरी खाने के लिए तैयार है। दूसरा सर, कंटेंट का पता नहीं है कि हाँ। मोबाइल पे जो देख रहा है वो क्या देख रहा है। हाँ, वो भी नहीं कितनी पता। देर देख रहा है, कोई चेक ही नहीं है जी किसी भी तरीके का। तो मैं कहता हूँ कि देखिए और ये मानव का स्वभाव है सर कि बुरी और अच्छी चीज़ दो एक साथ रख दो, हाँ। वो बुरी की तरफ लपकाएगा। बिल्कुल। और देखिए पश्चिमी सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम उनकी जो गलत चीज़ें उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, ये मान के कि हमारे यहाँ भी उन चीज़ों का महत्व है। वहाँ फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है। वहाँ का 14 साल का बच्चा, 15 साल का, वो माँ बाप उसको छूट दे देते हैं कि अब जाओ अपने जीवन के संघर्ष खुद करो। हमारे यहाँ स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ तो 40-40 साल तक भी माँ बाप को पालना पड़ता है। उसकी ज़रूरतें आप पूरी करेंगे। तो हमारे सामाजिक संरचना और तरह की है बिल्कुल। और इसमें ये इतना गंभीर विषय हो गया है, आप देखना लगातार इनमें वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन आपने कभी देखा धर्मेंद्र जी, कभी इस पर कोई राष्ट्रीय चिंता सरकार ने जाहिर की हो, या सामाजिक संगठन इस पर काम कर रहे हों, है ना? और समाज सेवा के वही चिर परिचित पुराने अंदाज आप जींद का एक वीडियो, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, 2 बच्चों की स्कूल में आपस में लड़ाई हुई। तो उस बच्चे का जो पेरेंट है, एक बच्चे का, वो दूसरे बच्चे को फ़ोन कर रहा है और फ़ोन करके जो गंदी गालियाँ वो निकाल रहा है उसके बारे में, उसकी माँ के बारे में। तो वो जो बच्चा जो उसके साथ बैठा हुआ, वो क्या सीख रहा होगा अपने पिता से कि झगड़े इस तरीके से सुलझाए जाते हैं, या झगड़े आपस में बिठा के बात करा के सुलझाए जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए इसमें ना आप देखेंगे, आप अगर अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन मोटी मोटी बात मैं बताऊंगा, जो नव धनाढ़ी तबका है जिसके पास इजी मनी जो हुए हैं ना जी, हाँ, वो अपने बच्चे को ये दिखाने के लिए कि तू हमारी ज़िंदगी का बस तू ही केंद्र बिंदु है और सब सारी चीज़ें हैं, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। मतलब अगर किसी 2 बच्चों में लड़ाई हुई है तो उसमें वो अपने बच्चे की गलती कभी तलाश नहीं करेंगे और ना उसको कभी इम्प्रूव करने की सोचेंगे। और जिस बार उसकी गलती छिपा रहे हो आप, उसको एक और गुनाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। ये तैयारी है उसको बिगाड़ने की और उसके अंदर हिंसा का भाव भरने की। देखिए हिंसा क्या चीज़ है? इरिटेशन है, फिर एंगर है, फिर वायलेंस है। सीधे तो वायलेंस नहीं होती ना, कोई तो वजह रही होगी। तो हमें कहीं साइकोलॉजिकल स्तर पे देखना पड़ेगा उस बच्चे का कि इरिटेटिंग कॉज क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ट्रिगर होते हैं जिससे इसको गुस्सा आता है। और वो गुस्सा अनलिमिटेड हो जाता है। अनकंट्रोल्ड एंगर इज़ अ वायलेंस। या तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। इससे मुझे एक कहानी याद आ रही है सर, जो बचपन में मेरे दादा ने सुनाई थी कि एक बार एक डाकू ने राजा का काफिला लूट लिया। उस डाकू को पकड़ा और उसको फांसी की सज़ा हुई। तो फांसी की सज़ा से पहले आमतौर पर रिवाज है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने कहा जी मेरी माँ को बुला दो, मैं उसके कान में कोई बात कहना चाहता हूँ। तो उसकी माँ को बुलाया और जब वो उसके कान नज़दीक लाई तो उसने अपनी माँ का कान काट लिया। तो बोला ये क्या किया आपने? माँ का ही कान काट लिया, तुम तो सही में फांसी के लायक हो। बोला जी बात ये नहीं है, बचपन में मैंने एक बच्चे की तख्ती छीनी थी तो मेरी माँ ने कहा था शाबाश बेटा, और उसके बाद मेरा हौसला बढ़ता चला गया और मैं डाकू बन गया। अगर उसी दिन मेरी माँ ने मेरे कान पे थप्पड़ लगाए होते तो मैं शायद ये ना बनता जो आज जिसकी वजह से हूँ। तो कहानी तो दादा ने इसलिए सुनाई होगी कि हम उससे सीख लें, लेकिन ये सच है सर, अगर बच्चे गलत हैं तो निश्चित तौर पे हम अपनी पेरेंटिंग में फेल हुए हैं। बिल्कुल। देखिए इससे कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है, छोटी सी कहानी में कितना बड़ा सार है जीवन का। और इस तरह की कहानी, चलिए आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं, लोगों को काम आती हैं, लेकिन ये जीवन से लुप्त होती जा रही है। मेरा दावा है सर, अगर सिर्फ संडे को पूरा परिवार बैठ के, जो अभी लोक कथाएं का अपना एपिसोड चल रहा है, अगर संडे टू संडे कोई फैमिली उसको बैठ के देख ले तो ना बच्चे कभी बिगड़ेंगे और बच्चे साथ मिलके हंसना सीख जाएंगे सर। आजकल लोग हंसना ही भूल रहे हैं, है ना? नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं तो आपकी वो लोक कथाएं कई बार सुनता हूँ, उसमें जीवन के मर्म छुपे हुए जी। और अगर लोग उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें, देखिए भारत में जितने लोगों ने अमीर होना था, मिडिल क्लास बनना था, बन गया और भी बनता रहेगा। हो सकता है अगले 10 साल में एक नया मिडिल क्लास तैयार हो, तो उस मिडिल क्लास में वो कमियां खामियां ना हो जो आज वाले में है। तो ये फ़र्ज भी आज के मिडिल क्लास का है और उसे अपनी ज़िंदगी को बहुत साफ़ सुथरा करना होगा। कहीं कहीं जो जीवन के उदात्त जीवन मूल्य हैं ना, करुणा है, प्रेम है, सत्य है, इसके बिना जीवन चलना नहीं है।
आप कितना ही भागते रहो, मूल तत्व यही है। हम अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें नहीं दे रहे। हमारे पाठ्यक्रम में तो कितनी कहानियाँ होती थी प्रेरणादायक। हाँ, कितना ध्रुव की कहानी, बहुत कहानियाँ होती थी जी, कहानियों के माध्यम से, ईमानदारी की, सच्चाई की, हाँ, बहुत कहानियाँ होती थी। लेकिन आज तो रोल मॉडल बदल गए। आप 10-11 साल के बच्चे से पूछो कि क्या उसका रोल मॉडल है, तो वो या तो फिल्मी जगत से। कल मैंने बेटे को ने मुझसे कहानी पढ़ी, बाबा भारती और खड़क सिंह की। बताइए। वो कहानी हमारे यहाँ भी थी। तो जब मैं कहानी उसको सुना रहा था, मेरा दिल इतना खुश था सर, और उसने बड़ा उसको बहुत गंभीरता के साथ सुना उसने, और उस पर हमने डिस्कशन किया कि इसका मतलब शिक्षा क्या मिलती है इससे। तो कहानियाँ बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं सर। देखो धर्मेंद्र जी, इतनी गंभीर स्थिति आज हो गई है कि मैं उस चक्कर में नहीं पड़ रहा। रामचंद्र कैसे व्यक्तित्व थे, राजनीति उसमें नहीं कर रहा, लेकिन राम जैसा त्याग कहीं है? हो सकता है उनके जीवन में एक दो ऐसी भूल उन पर हुई हो कि हम उनकी आलोचना करें, लेकिन कितना प्रेम है उनके प्रति। उस परिवार की कहानी को अगर हम सिर्फ कहानी मान के भी अपने जीवन में अंगीकार करें, स्वीकार करें, तो चीज़ें बदल जाएंगी। ये तो जो युधिष्ठिर जो बने थे ना सर, महाभारत में, एक बार मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कहा जी रामायण और महाभारत में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने कहा कि रामायण तो हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से महाभारत होता है। तो ये अच्छी चीज़ें अगर बच्चों को हम बैठ के दिखाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं सर, तो फिर वो बुरी चीज़ें स्थान लेंगी। देखिए, अगर हमने ये तय कर लिया है कि हमने पश्चिम के रास्ते पे जाके अपने आप को बर्बाद करना, तबाह करना है, तो सही है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप रहो जहाँ हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों के साथ आपने जीवन में एक अच्छे जीवन को जीना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। और वो जड़ें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं कहता हूँ आप पिछले 100 साल के जीवन मूल्यों को भी अपने जीवन से अगर उनको बना लेंगे तो काफ़ी कुछ चेंज आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा महाभारत काल में, त्रेता में जाओ और उसमें जाओ, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें यही है, रिश्तों का सम्मान करना और आपसी प्रेम और ये तमाम चीज़ें हैं। ये जो भौतिक उपलब्धियाँ हैं, पैसा वैसा, सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। मैं बार बार कहता हूँ धर्मेंद्र जी कि आप पैसे से साधन खरीद सकते हो, धन से साधन और साधन से सुविधा। इस क्रम में आपको सुख भी मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। धन से आपको साधन मिलेगा। हमारे एक अंकल हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों जर्मनी में जी। तो वो अंकल अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बच्चों की तो ज़रूरत रहती है। नौकर चाहे आप 4 रख लो सर, नौकर ही होते हैं। तो बोला अंकल, जैसे कोई उनसे पूछ ले कि बच्चे, बोला बच्चे बहुत कामयाब हैं भाई, और मैं भगवान से यही कहता हूँ कि काश एक नाकामयाब रह गया होता कि वो मेरे पास तो रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है। तो एक आध बच्चा नाकामयाब भी होना चाहिए घर में। हाँ भाई, वो दुनियादारी तो चला ही लेगा। देखो, आमतौर पे हमारे समाज में माना जाता है माँ बाप की सेवा और इन चीज़ों को निभाता तो नाकारा बेटा है। वो खोटे सिक्के की जो कंसेप्ट है ना, कि खोटा सिक्का है मेरा, वही काम आता है। तो बच्चों को आप, मैं तो यही कहता हूँ सर कि आप ये बन लेगा, अपने आप बन जाएगा। आप इसको बेसिकली आप इसको बेहतर इंसान बनाइए। प्रोफेशन आप क्यों तय कर रहे हैं इसका? लेकिन दिक्कत ये है, हम पेरेंटिंग में भी, जो हमारी पेरेंटिंग है वो प्रोफेशन पे सिमट गई है जी। अब अमित डागर सर की चुनौती क्या है सबसे बड़ी? लोग ये पूछते हैं जी, ये इसको डॉक्टर बनाना है, कैसे तैयार करें? वो कहते हैं कि आप मेरे से ये सवाल क्यों नहीं करते कि मैं इसको बहुत अच्छा इंसान बनाना है जी, कैसे तैयार करें? तो पेरेंटिंग बोला करियर का ही नाम थोड़ी है। हाँ, नहीं, वो उसमें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और कई बार पेरेंट्स भी ना वो ये भूल जाते हैं कि भाई ये जो है, जिस तुम अच्छे के लिए नहीं कर रहे हो सारी चीज़ें, उसको बिगाड़ रहे हो, बुरे के लिए कर रहे हो। लेकिन प्रेम में वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, और असल में ये प्रेम नहीं है। ये तो एक प्रकार से मतलब ऐसी प्रवृत्ति है कि आप अपने बच्चों से अपनी शत्रुता निकाल रहे थे। खैर, ये विषय ऐसा है सर, इस पर हम 2-4 घंटे भी बात थोड़ी पड़ जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक ना, हमें जो अच्छे बच्चे निकले हैं उनके उदाहरण अपने आस पड़ोस से देने चाहिए कि देखो फला का बच्चा था और इतना वो। इसमें और चुनौती होगी जी। ये उदाहरण तो हमारे पेरेंट्स दिया करते थे। अब मॉडर्न जो पेरेंटिंग है वो ये कहती है कि अपने बच्चों को इनके उदाहरण मत दो, ये वो तुलना मत करो अपने बच्चों की किसी से। ये पेरेंटिंग की जो कंसेप्ट ना, इंडिया के संदर्भ में कुछ चीजें हो रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ हो रहे हैं। हम दिक्कत ये है, हम ना इंडियन रहे ना वेस्टर्न हुए जी। हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, हमारे यहाँ पीढ़ीगत बदलाव हो रहे हैं। हम नए को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, पुराने को छोड़ नहीं रहे।
बीच में लटक रहे हैं। हम बीच में लटक रहे, तो हमारे लिए पेरेंटिंग की एजुकेशन का जो स्तर है वो कुछ और होना चाहिए, कुछ और तरीका होना चाहिए। अब देखिए, हो सकता है कुछ पेरेंटिंग एक्सपर्ट हमारी बातें सुन रहे हो तो हम उनको ये कह रहे हैं ना तो ये एक्सपर्ट है पेरेंटिंग के, ना मैं एक्सपर्ट हूँ। हम तो बिल्कुल सामान्य सी बात कर रहे जरूर हैं जी। और इस बातचीत में हमारी अपनी जिज्ञासाएं हैं। अगर पेरेंटिंग के कुछ गुरु जो हमारे संपर्क में हैं, अगर उनको ये लगता हमें भी कोई एजुकेशन की जरूरत हो, हमें भी वो बता सकते हैं। ठीक बात है, ये विषय हमारा नहीं है। आप भी दोस्तों, हमारी चिंता, हमारी शुरू में इसलिए कहा था सर, ये भागीदारी जरूर है इसमें। सब लोग सुझाव देंगे अपने, तब पता चलेगा कि हम किस समाधान पे पहुंच सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा मुझे ये पता है कि इंसान की पहली ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत प्यार है, प्रेम है। प्रेम है, और प्रेम लाख बीमारियों का इलाज है दोस्तों। बिल्कुल। अपने बच्चों से प्रेम करिए, प्रेम से बात करिए, वो आपसे ज़रूर बात करेंगे। और वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, इससे पहले एक बेहतर इंसान बनाना ज़रूरी है, ताकि वो किसी भी तरीके से गलत रास्ते पे ना चल पड़े। अपने बच्चों को नशे से बचाइए, अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाइए। ये हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बच्चे पैदा करने के बाद उसको अच्छा नागरिक बनाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, और ये हम सबके सामने चुनौती है। तो इसका समाधान क्या होगा, इस बारे में हम सबको मिलकर चर्चा करनी पड़ेगी। ये एक सरसरी सतही चर्चा मैं कहूँगा इसको, क्योंकि ये बड़ा विषय है बात का। तो आप अपने सुझाव ज़रूर देना, फिर उन सुझावों पे इकट्ठा करके उनको उस पर भी बात की जाएगी। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार।